पहलगांव में आतंकी हमला हुआ तो आज भी देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है। तो पूरे देश ने एक स्वर से इस आतंकी घटना की कड़ी भर्त्सना की। सबसे पहले और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कश्मीर में सड़क पर बाहर आकर के लोगों ने इसका विरोध किया। कश्मीर विधानसभा का जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पूरी सुरक्षा के मीटिंग से बाहर रखा गया, ऑल पार्टी मीटिंग से भी बाहर रखा गया, उस प्रदेश के विधानसभा ने विशेष सत्र बुला करके इसका पुरजोर विरोध किया। आज चल रहा है तो पूरे देश में हमें लगता है कि विरोध तो एक जगह पर है, लेकिन विरोध के साथ साथ सरकार से सवाल भी हैं, और ये सवाल भी कोई नए सवाल नहीं है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से आतंकवाद के मामले में जो सवाल पूछा करते थे, वही सारे सवाल आज भी पूरे देश के सामने मोबाइल है। उन्हीं सवालों का जवाब आज भी देश पूछ रहा है। मोदी जी का पहला सवाल ये होता था कि आखिर ये आतंकवादी घुसते कैसे हैं, कहां से घुसते हैं, जबकि पूरे देश की सीमा केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। ये सवाल आज भी है कि आतंकवादी घुसते कहां से हैं। दूसरा उनका सवाल था कि आतंकवादी को पैसे कहां से मिलते हैं। तो अभी देख रहे थे कि एनआईए की एक जांच की रिपोर्ट आई है। ये गुजरात के मुंद्रा पोर्ट जो अदानी के पास है, उस पोर्ट में करीब 3000 किलो ड्रग्स पकड़े गए थे। कितने 22,000 करोड़ रुपए का। और एनआईए का उसकी जांच रिपोर्ट है कि ये पैसा लश्कर-ए-तैयबा को मिला है। और इस पे जो कस्टम्स ऑफिशियल से, जहां से एनआईए को सबसे ज्यादा जानकारी मिली, बहुत मिस्टीरियस तरीके से उनकी हत्या हो गई, उनकी जान चली गई। तो अगर मोदी जी ने उस समय ये सवाल दागा था कि पैसे कहां से आते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत जवाब एनआईए ने दिया है कि थोड़ा मुंद्रा पोर्ट, अदानी जी के पोर्ट में जो बार बार बीच बीच में ही वहां ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, तो वो ड्रग और पैसे उस पर थोड़ी नजर हो। उस समय वो पूछते थे कि भाई इनको सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है लोगों को। और इस बार वही सवाल है कि आखिर 2000 जहां पर्यटक है, वो भी कश्मीर जैसा पूरा एक केंद्र शासित इलाका है, जहां सबसे ज्यादा शायद पूरे देश में पर स्क्वायर किलोमीटर अगर आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी सबकी गिनती करें, तो सबसे सघन उपस्थिति सेना की, पैरामिलिट्री की, वो कश्मीर में है। जैसे शायद इस समय बस्तर में भी होगा। तो सबसे सघन जहां सेना और पैरामिलिट्री की उपस्थिति है, जहां की पूरी कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सीधे तौर पर केंद्र सरकार के पास है, जहां का यूनिफाइड कमांड वो एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में है, जहां अभी 7-8 अप्रैल को ही सुरक्षा का जांच करने के लिए अमित शाह गए थे। उस मीटिंग से वहां के मुख्यमंत्री को बाहर रखा गया, और मीटिंग के बाद अमित शाह ने कहा था कि सब कुछ ठीक है यहाँ। तो वहां इतनी बड़ी घटना घटती है और कोई सुरक्षा नहीं। 19 तारीख को मोदी जी को जाना था एक पुल का उद्घाटन करने, और शायद सरकार के पास कोई सूचना रही होगी, कोई इंटेलिजेंस इनपुट, कोई आशंका रही होगी कि मोदी जी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। तो अगर सरकार के पास कोई ऐसी सूचना थी, सुरक्षा को लेकर के कोई संदेह था, तब तो और ज्यादा सवाल बनता है कि ऐसी स्थिति में जहां 2-2 हजार लोग पर्यटक हैं और उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं, इसको सुरक्षा में चूक क्या कहा जाए, सुरक्षा का कोई था ही नहीं।
कुछ हो उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो उसको आप चुप कहेंगे। यहाँ तो सुरक्षा व्यवस्था नादारद है। तो ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है और इसका कोई जवाब अभी तक ऑल पार्टी मीटिंग में भी जवाब नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग में तो हम लोगों को बुलाया तक भी नहीं गया। बड़ा हमको सुन करके हैरानी हुई कि देश के सामने जब इतना बड़ा संकट है तो वैसे में कह रहा है कि भाई कम से कम 5 MP वालों को बुलाएंगे। माले के पास सिर्फ 2 सांसद हैं, इनको बुलाएंगे नहीं। तो 1984 में तो 2 सांसद भाजपा के पास भी थे। तो ये सांसदों की संख्या देख करके ऑल पार्टी मीटिंग करना इतने बड़े सवाल को लेकर के, जहां देश की सुरक्षा, आम लोगों की जान, इसकी बात हो रही है, तो हमें तो लगा कि सरकार की गंभीरता में कमी है और अभी भी कोई जवाब नहीं मिल रहा। दूसरा हम ये कहेंगे कि इस पूरे मामले में इसको लेकर के जो इसका सोशल मीडिया में, राजनीति में सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, ये बहुत आपत्तिजनक है। मोदी जी उस समय बाहर थे, पुलवामा जिस समय हो रहा था उस समय वो शूटिंग में व्यस्त थे, इस बार वो बाहर थे। चलो ठीक है, बाहर से आ गए, तो बाहर से जब लौट कर आए तो पहली बात तो मुझे लगता है कि उनको कश्मीर जाना चाहिए। तो मणिपुर भी नहीं जाते, कश्मीर भी नहीं जाते। 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। ऑल पार्टी मीटिंग में कम से कम रहते, चलो हमको नहीं बुलाया, हमारी पार्टी को, छोटी पार्टी है, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वहां रहते। लेकिन चले आए यहाँ मधुबनी में पूर्व कार्यक्रम को लेकर। तो सीधा ये लग रहा है कि उनको इस समय प्रधानमंत्री को, सरकार को, जो सबसे पहले शासन की चिंता होनी चाहिए, सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए आम नागरिकों की, तो ये पूरे इस मामले में कंप्लीट शासन की जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती और हमेशा सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव। तो बिहार में चुनाव होना है और चुनाव के लिए यहाँ जो चले आए, ये हमें लगता है कि बिहार के आम लोगों को भी ठीक नहीं लगा, पूरे देश में ये सवाल ठीक नहीं लगा। तो हम तो यही सोचे चाहेंगे कि अभी भी वक्त है, देश जो सवाल पूछ रहा है वो सवालों का जवाब मिलना चाहिए। सवाल पूछने वालों को, अभी नेहा सिंह राठौर, उनके ऊपर FIR हो रहा है। अभी अभी पता चला कि लखनऊ विश्वविद्यालय में माधुरी काकती जो लैंग्वेज पढ़ाती हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की बात हो रही है। तो जो सवाल पूछने वाले हैं देश के, कोई कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई यूट्यूबर हैं, तो उनको दंडित ना करें। लोग बहुत संयम के साथ बहुत ही सही सवाल पूछ रहे हैं। सब लोगों ने कहा कि इस पूरे हम चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो, आतंकवाद का खात्मा हो। तो अभी तक तो सरकार ने जब भी दावा किया वो कोई भी दावा सही नहीं साबित हुआ। नोटबंदी के समय कहा गया कि नोटबंदी से हमने आतंकवाद की कमर तोड़ी, और 2016 के नवंबर में नोटबंदी होती है, उसके तुरंत बाद उसी साल के अंत से फिर आतंकवाद की घटना शुरू हुई। उसके बाद पुलवामा हो जाता है। पुलवामा हो गया तो आपने कहा कि कश्मीर का राज्य का हमने दर्जा खत्म कर दिया, अब आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब पहलगाम हो गया है, तो जो भी आप दावा करते हैं कि आतंकवाद हम ऐसे खत्म कर रहे हैं, वैसे खत्म कर रहे हैं, वो तो खत्म नहीं हो रहा है। और अभी हमने देखा कि पीयूष गोयल का एक पूरा बयान सुन रहे थे, वो देश की जनता में कह रहा है कि देश की जनता में राष्ट्रवाद में खोट है, देशभक्ति में खोट है, और जब तक देशभक्ति और राष्ट्रवाद को हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग परम धर्म नहीं मान लेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। आप बताइए, मामला लोग पूछ रहे हैं कि भाई 2000 जहां लोग थे कश्मीर जैसे प्रदेश में, जहां आपके पास जानकारी है कि सुरक्षा एक बहुत नाजुक सवाल है, वहां कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं, और आप देश के 140 करोड़ लोग उनकी देशभक्ति और उनके राष्ट्रवाद पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो पूरे सरकार से कोई जवाब तो मिल नहीं रहा है और गलत जगह सवाल उठा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें पूरे देश में कश्मीरी जो छात्र जहां भी हैं, जो कश्मीरी आपके छोटे व्यापारी हैं, शॉल बेचने वाले और भी लोग हैं, फल बेचने वाले, उनके ऊपर जगह जगह रिपोर्ट आ रही है कि उनके खिलाफ खतरे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में कश्मीरी किसी नागरिक के ऊपर, या इस देश के जो प्रवासी मजदूर हैं
बंगाल के मजदूर हैं जो बांग्ला भाषी है, अगर मुस्लिम है, देख रहा है कि गुजरात में उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है, उनके खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश हो रही है। तो देश के माइग्रेंट वर्कर है, मुस्लिम हो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी भाषा बोलने वाले हो, कमजोर लोगों पर, कश्मीरी नागरिकों पर किसी तरह के उनके खिलाफ नफरत, उनके ऊपर हमले, ये देश को कमजोर करने वाली कार्रवाई है। तो किसी तरह का नफरत और हिंसा और विभाजन देश के अंदर अगर इस समय पैदा करने की कोशिश हो, ये सब देश को कमजोर करने वाली कार्रवाई है और इससे कोई आतंकवाद कम नहीं होने वाला। हमने देखा कि सरकार ने कुछ घोषणाएं की कि हम जो इंदास वाटर एग्रीमेंट था, नदी के जल को रोक देंगे। ये बातें बहुत दिनों से हो रही है और ये संभव है कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, इस पर पूरी बात हो रही है कि आपको कार्रवाई करनी है आतंकवाद पर। और आप जो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं वो है कि दोनों देश के बीच में जो भी थोड़ा बहुत कानूनी समझौते हैं, कानूनी लोगों के बीच में कुछ भी बहुत ज्यादा तो है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा सा आना जाना है, लोगों की कुछ रिश्तेदारी है, कुछ लोगों को कुछ वीजा मिलता है, तो कानूनी गतिविधियों पर आम नागरिक, आम लोग उनको तकलीफ देकर, चाहे वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान दे या पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान से कोई तकलीफ पैदा हो, इससे आतंकवाद को क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे आतंकवादी कैसे कमजोर होने वाले हैं। बल्कि दोनों देश में जहां भी लोगों के बीच में अगर असंतोष बढ़ेगा, लोगों के बीच में लोगों की तकलीफ बढ़ेगी, लोगों का संकट बढ़ेगा, उसी में तो आतंकवाद के लिए फलने फूलने के लिए और ज्यादा माहौल मिल जाता है। इसीलिए हमें लगता है कि ये इधर उधर हाथ पैर मारने की बजाय, इधर उधर लोगों के खिलाफ बड़े बड़े बयानबाजी करने के बजाय आतंकवाद के खिलाफ वो कम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ठोस कार्रवाई की बात होनी चाहिए। और इसमें जो भी बात हुई है, सीमा से कैसे लोग बाहर अंदर आते हैं, इसके बारे में भी कोई जवाब नहीं। अंदर आकर के पुलवामा में भी इतना RDX लेकर कैसे पहुंच गए, आज तक उसकी कोई जांच रिपोर्ट नहीं। इस मामले में भी लोग कह रहे हैं कि 2 हफ्ते से लोग वहां घूम रहे थे और 2 हफ्ते से जो लोग घूम रहे थे वो उन्होंने पूरा उसका मुआयना भी कर रखा था, उस पूरे इलाके का। बड़ा आराम से आकर के चुपचाप मार के चले जाते हैं, कहीं कोई सुरक्षा नहीं। तो जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सवालों का जवाब चाहिए। और इसको लेकर अगर इसको पूरे चुनाव का मुद्दा बना करके, और अभी बिहार में चुनाव है, इसीलिए कश्मीर जाने के बजाय बिहार में आकर के इसको बिहार के लोगों को और पूरे देश के लोगों के हिस्से ललकारना, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो पहली बात तो पहलगाम के लिए बात है, हम पूरे देश के लोगों से अपील करेंगे कि लोग बिल्कुल अमन चैन के साथ और अपने संयम के साथ विरोध करें। इस पूरे आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश में विरोध हो रहा है और बिहार में इंडिया गठबंधन के आह्वान पर बड़े पैमाने पर लोग सड़क पर निकले, कैंडल मार्च हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से लोगों का विरोध होना चाहिए, शांतिपूर्ण और कानूनी ढंग से संविधान के मुताबिक इस देश में आतंकवाद के खिलाफ आम लोगों की एकता मजबूत हो और उसमें किसी भी धर्म, भाषा, जाति के आधार पर जनता के बीच में किसी तरह का भेदभाव, ये सब कुछ आतंकवाद को मजबूत करता है और देश के लोगों को कमजोर बनाता है, देश को कमजोर बनाता है। एक तो बड़ा सवाल ये था। इसी बीच में JNU में छात्र संघ का चुनाव हुआ और JNU का चुनाव आप समझ सकते हैं कि 2015 में 14 में मोदी जी आए और जब से मोदी जी आए तो सबसे पहला तो JNU को पता नहीं क्यों निशाना बना लिया गया। एक विश्वविद्यालय जो देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में है, सबसे कम खर्च में, जहां देश के गरीब घर के बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिलता है, जिससे पूरे देश की पहचान बनती है। इस देश में आप शिक्षण की बात करें, आप शोध की बात करें, तमाम विषयों पर बेहतर एजुकेशन, बेहतर रिसर्च, उसकी बात करें, उसके लिए जो इतने एक्सेलेंट एक देश की पहचान, देश का धरोहर है JNU, अब उसको लगातार उसके खिलाफ जहर उगलने का काम, JNU के बच्चों को पूरे देश के सामने देशद्रोही के रूप में उनको साबित करने का, उनको जलील करने का काम, उनके ऊपर झूठे कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी, उन लोगों के ऊपर मुकदमे, तो ये जो पूरे JNU को एक सरकार ने निशाना बना लिया था,
तो वैसे में जेएनयू का चुनाव जेएनयू के छात्रों के लिए भी बहुत बड़ा सवाल बनता है कि अपने पहचान के लिए, अपने अधिकार के लिए। और वो चुनाव भी एक ऐसे दौर में हुआ जो पहलगाम के बाद पूरे देश में, जहां बीजेपी, एबीवीपी, आरएसएस एक उन्माद पैदा करने की कोशिश है, सोशल मीडिया में पूरे उन्माद का, नफरत का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसे एक माहौल में, और इस बार वहाँ एक व्यापक एकता भी नहीं थी। जो लेफ्ट की यूनिटी पिछले चुनाव में थी, वो यूनिटी इस बार टूटी हुई थी। तो वैसे में बिल्कुल एबीवीपी को ये उम्मीद थी कि इस बार पूरे जेएनयू में हम फतह कर लेंगे, लेकिन जेएनयू है कि वहाँ के पूरे छात्र हैं, वहाँ के वामपंथी संस्कृति है, विरासत है, और लोगों ने इस बार फिर 4 में से 3 पोस्ट पर आयशा और डीएसएफ का जो गठबंधन था, जो प्रमुख वामपंथी गठबंधन था, लोगों ने उसी पर भरोसा जताया। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है इसमें जो प्रेसिडेंट चुने गए, नीतीश, जो अररिया के हमारे आयशा के नेता हैं, और जो जनरल सेक्रेटरी चुनी गई, क्या नाम है उनका, पटना से, तो डीएसएफ के हैं और ये पटना सब विभाग से ही हैं। तो प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी दोनों बिहार से हैं, और बिहार के स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में जेएनयू में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इस जीत में हमें लगता है कि ये बिहार को और पूरे देश को आश्वस्त करने वाला एक जेएनयू का जनादेश है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इसका सम्मान करेगी। जो जेएनयू के ऊपर हमले हैं वो बंद होंगे, और जो छात्रों के बड़े सवाल हैं कि नई शिक्षा नीति, जो शिक्षा नीति देश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रही है, शिक्षा को महंगी बना रही है, गरीबों को शिक्षा से दूर कर रही है, और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, तो उस नई शिक्षा नीति से भी सरकार बाज आएगी। ये जेएनयू के छात्रों का जनादेश है, और हम उनको बधाई देंगे। और अंतिम बात, बिहार में चुनाव तो मेरे ख्याल से बहुत दिन बचे नहीं हैं। शायद पिछले बार के चुनाव का शेड्यूल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 6 महीने के अंदर कोई चुनाव हो जाए। तो वैसे में पूरे देश में लोगों के सामने जो सवाल थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, उसमें हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में भाजपा की जीत हुई, झारखंड में भाजपा को करारी हार मिली। तो बिहार में क्या होगा, एक सवाल पूरे देश में इसको लेकर के चर्चा है। और निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन है, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि बिहार पूरे देश को ये बता दे कि बिहार में बिल्कुल महाराष्ट्र नहीं होगा, दिल्ली नहीं होने वाला है, हरियाणा नहीं होने वाला है, बल्कि जो झारखंड में हुआ वही बिहार में निर्णायक तौर पर होगा। जो 2020 में होते होते रह गया, बहुमत मिलते मिलते चंद सीटों से हम लोग पीछे रह गए थे, उसको हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे। क्योंकि बिहार के लिए ये सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं, पिछले 20 साल से मोटे तौर पर एनडीए की सरकार चल रही। बीच में भले ही नीतीश जी 2 बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ इधर आ गए थे, लेकिन मोटे तौर पर 20 साल से एनडीए की सरकार है। और वो सरकार, शुरू में उस सरकार ने जो कुछ भी कहा था 2005 से 10 के दौर में, कानून व्यवस्था को लेकर, विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, महिलाओं की शिक्षा को लेकर के, तो लोगों की जो भी उम्मीद जगी थी कि बिहार में कुछ बदलाव आएगा, कुछ विकास होगा, अब 20 साल बाद लोगों की सारी उम्मीद खत्म। ये सरकार एक तरीके से बिहार के ऊपर हर रोज लग रहा है कि एक बोझ के रूप में ये सरकार बनी है। इसीलिए ये जो चुनाव है, इस चुनाव में बिहार को बदलाव चाहिए। हम लोगों ने जो नारा दिया था, बदलो सरकार बदलो बिहार, वो नारा दरअसल बिहार के हर गांव से, हर मोहल्ले से, हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर, हर महिला का ये नारा बनते जा रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इंडिया गठबंधन एक तरह से बिल्कुल अभी चुनाव 6 महीने अभी देर है, लेकिन गठबंधन बिल्कुल जमीन पर
इस समय सक्रिय है। 2 मीटिंग हो चुकी है। 4 तारीख को पूरे बिहार के हर जिले से जो गठबंधन के हर दल के जो जिला स्तर के नेता हैं उन प्रतिनिधियों का बड़ा सम्मेलन होने वाला है। और ये 4 तारीख को ये पूरे पहलगाम के बाद बड़े पैमाने पर लोग सड़क पर उतरे, बहुत अच्छी बात। 20 तारीख को पूरे देश में मजदूरों की आम हड़ताल है और वो मजदूरों की आम हड़ताल उन लेबर कोड को थोपे जाने के खिलाफ है जो लेबर कोड देश के मजदूरों को गुलाम बनाने पर आमादा है। अंबेडकर ने सिर्फ संविधान नहीं लिखा था, अंबेडकर के नेतृत्व में ही इस देश में देश के मजदूरों को अधिकार मिलना शुरू हुआ था। अंग्रेज का जब राज था उसी दौर में इस देश में ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, मजदूरी मांगने का अधिकार, समय पर मजदूरी पाने का अधिकार, ये सारे सवाल पुरुष और महिलाओं के बीच में बराबरी, काम और मजदूरी के मामले में बराबरी का अधिकार, ये सारे अधिकारों का जो सिलसिला है इसकी शुरुआत भी हमारे आज़ादी के आंदोलन के दौर में हो चुकी थी। आज वो सारे अधिकार मजदूरों के उसको छीनने की तैयारी है। मजदूरों को बड़े पूंजी का, बड़े पूंजीपतियों का, कॉरपोरेटों का गुलाम बना देने, उनके रोजगार के स्थायित्व को खत्म करने, अस्थायी असुरक्षित रोजगार और बहुत कम मजदूरी में सारे देश के मजदूरों को धकेल देने की जो पूरी कोशिश है, ये हड़ताल उन लेबर कोड को, तो ठीक जैसे 3 कृषि कानून के खिलाफ देश के किसान मिलकर के लड़े और उन 3 कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ा, तो देश के मजदूर भी उन 4 गुलामी के कानून, लेबर कोड, उन 4 कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और हमें लगता है कि पूरे देश को जिस तरह से हमने किसानों का साथ दिया वैसे ही आज सबको मजदूरों का साथ देना चाहिए। तो 20 मई को पूरे देश में मजदूर संगठनों का जो साझा ऐलान है हड़ताल का, हम उसके समर्थन में हैं और आपके माध्यम से बिहार के नागरिक समाज से, आम लोगों से, बिहार वासियों से हम अपील करेंगे कि मजदूरों का साथ दीजिए। सबसे ज्यादा बिहार को देना चाहिए, सबसे ज्यादा मजदूरों का प्रदेश बिहार है, सबसे ज्यादा हमारे ही यहाँ के मजदूर हैं जो बाहर पलायन करने के लिए मजबूर है, सबसे ज्यादा कम मजदूरी बिहार के मजदूरों को मिलती है। इसीलिए मजदूरों की पीड़ा में बिहार साथ दे, और चाहे वो महिला मजदूर हो, स्कीम वर्कर, आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, चाहे वो आउटसोर्सिंग अनुबंध पर काम करने वाले बिहार के वो सारे नौजवान, या बिहार के तमाम जो लोग अपने पुरानी पेंशन स्कीम के लिए लड़ रहे हैं, उन सभी मजदूर कर्मचारियों का आंदोलन, तो हम लोग बात भी कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजदूरों के साथ, पूरे बिहार मजदूरों के साथ खड़े हो, और 20 तारीख के इसको हम लोग पूरे बिहार का एक बड़ा आंदोलन बनाएंगे। और इसी तरह से और ज़्यादा जो जमीनी आंदोलन है और जो चुनाव को लेकर के जो गठबंधन है, दोनों के बीच में और घनिष्ठ रिश्ते बने। ये अच्छी बात है कि इस बार गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ साथ मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए कमेटी, अभियान संचालन करने के लिए कैंपेन कमेटी, मीडिया में कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी, सोशल मीडिया के लिए कमेटी, तो बिल्कुल एक बहुत संगठित ढंग से एकता को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें शुरू हुई है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन की इस कोशिशों का बिल्कुल हमारा समर्थन है, साथ है, और हम सब लोग मिलकर के कोशिश करेंगे कि बिहार में वो राजनीतिक संकल्प जो बदलाव का, सरकार और बिहार दोनों को बदलने का जो संकल्प बिहार में निर्मित हो रहा है, इसको भटकाने की कोई भी कोशिश, यहाँ नफरत से और युद्ध लगा करके कुछ भी विभाजन पैदा करके इधर उधर की बात करके बिहार को भटकाने की कोई भी कोशिश, ये बिहार में लोग इसको मंजूर नहीं करेंगे। और अपने मुद्दों पर, अपनी मांगों को लेकर बिहार के अंदर जो बदलाव की जरूरत है, बदलाव की आकांक्षा है, बदलाव का संकल्प है, उसको साकार करने के लिए हम लोग इस चुनाव में बिल्कुल आगे लड़ेंगे। और बिहार से वो संदेश जाएगा जो संदेश झारखंड से गया, जो संदेश अभी दिल्ली में इस कठिन परिस्थिति में, जहां दिल्ली सरकार पर बीजेपी का कब्जा हो गया और एक उन्माद के दौर में जो जेएनयू के छात्रों ने जिस तरह का राजनीतिक आदेश दिया, बड़े पैमाने पर बिहार से भी उसी तरह का एक जनादेश आएगा। हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं।
तो यही तो बात थी। बाकी अगर आप लोग कुछ जानना चाहें तो